हेलो फ्रेंड्स, मैं राजकुमार आपका स्वागत करता हूं एग्जाम मस्ती में। दोस्तों, मैं आपके लिए इस बार लाया हूं संविधान का एक महत्वपूर्ण चैप्टर प्रस्तावना, जिसके बारे में हम समझेंगे कि प्रस्तावना है क्या। दोस्तों, इससे पहले हम देखे थे अपने 2 वीडियो में संविधान की अनुसूची और संविधान के स्रोत के बारे में हम समझे थे। तो इस बार हम समझेंगे कि प्रस्तावना से रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम इसके बारे में आज समझेंगे कि प्रस्तावना है क्या, उद्देश्य का है क्या। प्रस्तावना का तात्पर्य है, प्रस्तावना का अर्थ है कि संविधान सभा के संविधान के वह मूलभूत शब्द जो प्रस्तावना के माध्यम से संविधान में जोड़े गए थे, तो वह प्रस्तावना हो गया है। तो प्रस्तावना के माध्यम से जो मूल शब्द उसमें जोड़े गए थे, जैसे कि लोकतंत्र हो गए, समाज संप्रभुत्व हो गया, तो यह जो प्रस्तावना के माध्यम से संविधान में जोड़े गए थे, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि संविधान सभा से थोड़ा सा समझेंगे। तो संविधान सभा के निर्माण के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देशिका पेश किए थे संविधान सभा में कि संविधान का निर्माण कैसे हो, इसके बारे में उन्होंने बताए थे। तो ये जो उद्देशिका इन्होंने पेश किए थे, ये संविधान के निर्माण के अंतिम समय में संविधान में जोड़ा गया था, जिससे इसको उद्देशिका कहा गया, प्रस्तावना कहा गया। प्रस्तावना में क्या है कि हम भारत के लोग से स्टार्ट तो होता है, लेकिन ख़त्म कहाँ होता है, जब आप प्रस्तावना पूरा पढ़ेंगे तो प्रस्तावना में जब आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम भारत के लोग, भारत को एक संप्रभुत्व, लेकिन जब ख़त्म होगा तो आप अंतिम में देखेंगे 26 नवंबर 1949 से लिखा हुआ होगा। या आप प्रस्तावना जब आप पढ़ेंगे तो इस बातों पर गौर कीजिएगा। 26 नवंबर 1949 क्या है? 26 नवंबर 1949 हुआ है जब प्रस्तावना को, यानी जब संविधान सभा को स्वीकार किया गया था। संविधान सभा को ये स्वीकार किया गया था जो प्रस्तावना में ऐड किया गया, लेकिन संविधान सभा को लागू कब किया गया था? तो संविधान सभा को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा को लागू किया गया था। ठीक है, तो संविधान सभा को स्वीकार कब किया गया था और संविधान सभा को लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया था और 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कि 1-2 क्वेश्चन बन के निकल गए कि संविधान सभा को स्वीकार और संविधान सभा को लागू। साथ में ये भी है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देशिका कब पेश किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने एक उद्देश्य पेश किया था। प्रस्तावना के बारे में थोड़ा सा हम और जानेंगे कि प्रस्तावना के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे कि प्रस्तावना क्या है। तो प्रस्तावना शब्द कहाँ से लिया गया है, प्रस्तावना भाषा कहाँ से ली गई है? तो प्रस्तावना शब्द जो है, हम जब अनुसूची पढ़े थे तो अनुसूची में जो स्रोत हम पढ़े थे, जब हम संविधान के स्रोत पढ़ रहे थे तो संविधान के स्रोत पढ़ते समय हमने देखे थे कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इन 2 देशों से काफ़ी ज़्यादा उनके संविधान से कुछ हमारे संविधान में जोड़े गए हैं, भारत के संविधान में। तो हम अमेरिका में देखे तो अमेरिका में प्रस्तावना शब्द का जिक्र था और ऑस्ट्रेलिया में संविधान में प्रस्तावना भाषा का जिक्र था। यानी कहा जाता है कि प्रस्तावना जो है अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है। और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई? तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, इन बातों पे ध्यान दीजिएगा। अगर क्वेश्चन बन जाए कि प्रस्तावना कहाँ से ली गई, तो प्रस्तावना अमेरिका से ली गया है। और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? तो प्रस्तावना की भाषा ली गई है कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन यहीं पे बन गए और 2 क्वेश्चन इधर बन गए। स्वीकार और लागू कब होता है प्रस्तावना? संविधान सभा स्वीकार कब होता है, संविधान लागू कब होता है, ये हो गया। और प्रस्तावना कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से। और प्रस्तावना का भाषा कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। देखिए कि प्रस्तावना के मूल रूप से हम 3 स्वरूप देखते हैं, 3 रूप देखते हैं कि प्रस्तावना के 3 रूप क्या क्या हैं, 3 स्वरूप क्या क्या हैं। प्रस्तावना किस तरह से मतलब कि जुड़ा हुआ है संविधान में, क्या कौन कौन से शब्द ऐसे हैं जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो देखें कि प्रस्तावना में एक है संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत से क्या तात्पर्य है कि हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है कि हम भारत के लोग यानी कि हम लोग, यानी कि जनता, भारत की जनता। क्या तात्पर्य हो गया? हम भारत के लोग से भारत की जनता, यानी कि भारत की जनता। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा कि भारत में शक्तिमान कौन है, सर्वोच्च शक्तिमान कौन है? तो संविधान सर्वोच्च शक्तिमान हो गया। लेकिन संविधान को शक्ति कौन प्रदान करता है? तो जनता। किसके द्वारा जिसको शक्ति प्रदान की जाती है? संविधान सभा को जनता के द्वारा शक्ति प्रदान की जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए कि स्वरूप में क्या क्या है? तो स्वरूप में 5 तत्व दिए गए हैं: संप्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। उसके बाद है उद्देश्य में भी दिए गए हैं: न्याय, स्वतंत्रता, समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की अखंडता, बंधुता। तो हाँ, मैंने इसको इस तरह से एडजस्ट किया है कि अगर आप इसको इस तरह से अगर पाई चार्ट अगर बना लें तो आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी, काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर आप इसको 5-5 करके इस तरह से अगर याद करते हैं
तो इससे एग्ज़ाम में रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन छूटने का कोई चांस ही नहीं बनता। इसमें हम देखेंगे स्वरूप में संप्रभुत्व संपन्न। संप्रभुत्व से क्या तात्पर्य है? आप जब संविधान का प्रस्तावना जब पढ़ते हैं तो संप्रभुत्व राष्ट्र भी कहा जाता है। तो इससे तात्पर्य हो जाता है कि बाह्य शक्ति का नियंत्रण ना होना, यानी कि कहा जा सकता है कि अभी जो भारत है तो इस पर अभी देखिएगा आप कि ना बाह्य शक्ति का नियंत्रण है, ना किसी और प्रकार की शक्ति का नियंत्रण भारत पर नहीं है। ठीक है, मतलब कि भारत जो है अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। तो आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए अगर स्वतंत्र है तो क्या होगा? संप्रभुत्व हो गया, संप्रभुत्व राष्ट्र हो गया। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे समाजवादी। समाजवादी यानी कि समाजवादी से तात्पर्य क्या है कि समानता, एक समानता। इसके लिए हम थोड़ा सा यूरोप के बारे में समझेंगे कि यूरोप में जब कार्ल मार्क्स थे तो कार्ल मार्क्स ने ऊंच नीच भेदभाव का बना दिया था कि कृषि विद्वेष, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी का भेदभाव बता दिया था। तो ये असमानता हुई। समानता से तात्पर्य क्या हो गया? समाजवादी से क्या तात्पर्य हो गया कि हमारा जो भारत है, हमारा जो समाजवाद है, यहाँ गांधीवादी और नेहरू जी के विचारधाराओं से हमारा समाजवाद प्रेरित है। ठीक है, तो सबसे अधिक किनकी बातों से हमारा जो समाजवाद प्रेरित है? तो नेहरू जी के सबसे अधिक बातों से हमारा समाजवाद प्रेरित होता है। यानी कि यहाँ हर किसी की समानता की बात की गई है। ये बातों पे गौर किया जाए कि नेहरू जी की बातों से प्रेरित होता है। यहाँ हर किसी की यानी कि हर जनता की, ये नहीं होगा कि ऊंच नीच भेदभाव, इनके यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, यहाँ कोई ऊंच नीच के बात नहीं की गई है, हर किसी को यहाँ पे समानता दी गई है। तो यहाँ पे हर किसी की समानता की बात की गई है। इसके बाद आता है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष क्या है? पंथ निरपेक्ष से अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्ष। अगर क्वेश्चन बन जाए कि हमारा देश की किस धर्म के प्रति उत्तरदायी है, तो हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। क्या है? हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। क्या है? राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। ठीक है, तो राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, यानी कि हमारा राज्य क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ हर धर्म को समान मान्यता दी जाती है, चाहे तो सिख, हिंदू, मुस्लिम, हर धर्म को समान मान्यता दी जाती है कि राष्ट्र इसमें नाम मात्र का भी हस्तक्षेप धर्म में नहीं कर सकता है। धर्म को लेकर के हमारा राज्य या हमारी न्याय व्यवस्था इस पर नाम मात्र की हस्तक्षेप नहीं करती है। इसके बाद आता है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक क्या है? तो लोकतंत्रात्मक से तात्पर्य है कि हमारी स्वतंत्रता। लोकतंत्रात्मक जो स्वतंत्रता की बात हम बता रहे थे, लोकतंत्रात्मक क्या है? यानी कि लोकतंत्रात्मक ऐसी व्यवस्था जिसमें जनता के द्वारा शासन की जाती है। जनता के द्वारा शासन से तात्पर्य क्या है कि आप एक बार ये एक सुने होंगे अब्राहम लिंकन जी का एक कथन, जनता के द्वारा किया जाना शासन ही लोकतंत्रात्मक शासन कहलाती है। ठीक है, तो लोकतांत्रिक शासन से क्या तात्पर्य हो गया कि जनता के द्वारा शासन ही जनता का शासन कहलाती है। इसमें धर्म, जाति, संप्रदाय, स्त्री पुरुष के बिना, आर्थिक भेदभाव के बिना ही इसमें शासन का बताया गया है। लोकतांत्रिक लोगों के स्वयं, लोकतांत्रिक जो होते हैं लोग उसमें स्वयं के अपने स्वामी होते हैं। इसमें किसी के दबाव नहीं होता है। यहाँ पे किसी भी कार्य को करने के लिए यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्रता है, वह अपने आप का स्वामी होता है। यानी कि यहाँ पे अपने आप का शासन चलता है। यानी कि लोकतंत्र में है तो जनता के द्वारा शासन ही जनता का शासन कहलाता है, लोकतंत्र में कहलाता है। इसमें आप अब्राहम लिंकन जी का जो कथन मैंने आपको बताया कि जनता के द्वारा शासन ही लोकतंत्रात्मक है, तो आप ये कथन को भी याद कर सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में भी पूछा जाता है कि जनता के द्वारा शासन, यह कथन किसका है? तो अब्राहम लिंकन जी का है। नेक्स्ट हम देखेंगे गणराज, गणतंत्र। गणराज और गणतंत्र आपको कभी कभी लोकतांत्रिक और गणराज्य में दोनों में सिमिलरिटी दिखेगा, दोनों में समानता दिखता है। लेकिन गणराज्य क्या है? गणराज्य से तात्पर्य क्या है? तो गणराज से तात्पर्य है, हालांकि इससे जनता के द्वारा शासन का तात्पर्य है, लेकिन इससे क्या है कि जनता इसमें प्रतिनिधि अपना चुनती है। जो प्रतिनिधि जनता चुनती है उस प्रतिनिधि का एक निश्चित समय, एक निश्चित अवधि तय करती है कि कोई अगर प्रतिनिधि चुना गया, जैसे कि राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री जी हो गए, तो एक निश्चित अवधि तय करके 5 साल 6 साल के लिए उनको चुना जाता है। और उसमें क्या होता है कि वह वंशानुगत नहीं होता है। जैसे कि राजा महाराजाओं का, यानी कि जो तानाशाही होता था, राजाशाही होता था, तो उसमें होता था वंशानुगत होता था कि राजा के बाद राजा का बेटा ही उत्तराधिकारी बनेगा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, उसके बाद उसका बेटा ही उसका नेक्स्ट राजा बनेगा। तो इसमें क्या होता है कि इसमें वंशानुगत शासन नहीं होगा, इसमें वंशानुगत शासन नहीं होता है। इसमें होता है कि जनता के द्वारा जो चुना गया प्रतिनिधि है, जैसे प्रधानमंत्री जो हो गए, तो प्रधानमंत्री जी के बाद प्रधानमंत्री जी का बेटा ही प्रधानमंत्री बने जरूरी नहीं है, ये वंशानुगत हो जाता है। यानी कि इसमें है कि जो निश्चित अवधि के लिए चुना गया, उस निश्चित अवधि तक वह देश के लिए कार्य करेंगे
और इसके बाद जो नेक्स्ट चुना जाएगा वो भी एक निश्चित अवधि के लिए ही चुना जाएगा। यहाँ ये वंशानुगत शासन नहीं हुआ। तो गणतंत्र से तात्पर्य क्या हो गया कि वंशानुगत शासन ना होना। यहाँ पर क्या हो गया कि गणराज्य क्या है, तो गणराज्य से तात्पर्य है कि सभी जनता को सर्वोच्च समानता, और यहाँ पे सभी जो सार्वजनिक के पद होते हैं, सार्वजनिक के जैसे मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, ये सभी के द्वार सार्वजनिक के हर व्यक्ति के लिए खुले रहते हैं। ये गणराज्य का तत्पर हो गया। और ये गणतंत्रात्मक का तत्पर हो गया कि गणतंत्रात्मक गणराज्य, हालांकि दोनों एक ही हैं, तो इसका तात्पर्य आप समझ चुके हैं कि यह वंशानुगत शासन नहीं होता है, इतना बस याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे उद्देश्य। उद्देश्य जो प्रस्तावना में एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें न्याय है, स्वतंत्रता है, समता है, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की अखंडता और बंधुता है। इसमें देखें कि न्याय के बारे में देखेंगे कि न्याय क्या है। तो न्याय से तात्पर्य है सामाजिक स्तर पर न्याय, आर्थिक स्तर पर न्याय, राजनीतिक स्तर पर न्याय। ठीक है, तो सामाजिक स्तर पर न्याय, आर्थिक स्तर पर न्याय और राजनीतिक स्तर पर न्याय। तो आपको कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि निम्नलिखित में से किस स्तर पर न्याय की बात नहीं की गई है। तो ऑप्शन में दे देगा कि सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर, राजनीतिक स्तर, धार्मिक स्तर। तो किस पर? धार्मिक स्तर पे हमारे न्याय की बात नहीं की गई। क्यों? क्योंकि हमारा जो धर्म है, भारत का कोई अपना राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, यह धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसलिए धार्मिक स्तर पर न्याय की बात नहीं की गई है। जिसमें सामाजिक स्तर पे बात किया गया कि सामाजिक स्तर, जहाँ पे हम देखे थे कि यहाँ जो नेहरूवादी और गांधी जी के बातों से प्रेरित सामाजिक स्तर है, तो सामाजिक स्तर के बारे में हम वहाँ पर समझे थे कि नेहरूवादी सामाजिक स्तर जो प्रेरित है, यह सामाजिक स्तर के न्याय की बात हो गई। आर्थिक स्तर, आर्थिक समानता के ऊपर, आर्थिक स्तर क्या होगा कि आर्थिक समानता के न्याय के लिए बात की गई है। राजनीतिक स्तर से क्या तात्पर्य है कि राजनीतिक स्तर से तात्पर्य है कि हर व्यक्ति को राजनीतिक में लाना, हर व्यक्ति को राजनीतिक का अधिकार देना, यह राजनीतिक स्तर की न्याय हो गई। तो नेक्स्ट हम देखेंगे स्वतंत्रता। स्वतंत्रता क्या है? तो स्वतंत्रता से तात्पर्य है व्यक्ति की स्वतंत्रता। किससे? व्यक्ति की स्वतंत्रता से तात्पर्य है, यानी कि कहने का तात्पर्य हो गया कि व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता, व्यक्ति अगर खुद का विकास कर सके और जिससे राष्ट्र का विकास हो। क्या हो? राष्ट्र का विकास, यानी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि व्यक्ति खुद का विकास कर सके और जिससे राष्ट्र का विकास हो। व्यक्ति की इससे स्वतंत्रता का जो बात किया गया है, अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो इसके बारे में हम विशेष रूप से जब अनुच्छेद हम पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार जब पढ़ेंगे, तो स्वतंत्रता के बारे में हम विशेष रूप से अनुच्छेद 19 में देखेंगे। इसके बाद समता। समता यानी कि सामाजिक स्तर पर समानता की विशेषता के बारे में बताया गया है। यह सामाजिक स्तर की विशेषता के उद्देश्य को बताती है समता। नेक्स्ट है हमारा व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा का तात्पर्य है व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देना, व्यक्ति की गरिमा को, आशा को बढ़ावा देना, यानी कि व्यक्ति की जो गरिमा हो गई, इसके बारे में विशेष रूप से अनुच्छेद 21 में मौलिक अधिकार में बताया गया है। इसके बारे में हम विशेष रूप से किस में जानेंगे? मौलिक अधिकार में जानेंगे। अनुच्छेद 21 में हम देखेंगे कि व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की जो प्रतिष्ठा हो गई, इसके बारे में विशेष रूप से हम जानेंगे। किसमें? मौलिक अधिकार में जानेंगे। गरिमा का तात्पर्य हो गया प्रतिष्ठा, शान। राष्ट्र की अखंडता। राष्ट्र की अखंडता तात्पर्य है कि हमारा भारत जो है विविधता में एकता वाला देश है। क्या है? विविधता में एकता वाला देश है। तो हम विविधता में एकता वाला देश किस तरह से कह सकते हैं? जैसे कि सामाजिक स्तर पर विविधता, धार्मिक स्तर पर विविधता, आर्थिक स्तर पर विविधता, राजनीतिक स्तर पर विविधता। तो फिर भी इन विविधताओं में भी एकता की जो बात करता है कौन है? ये राष्ट्र हमारा भारत है। तो राष्ट्र के हमारा भारत क्या है? राष्ट्र में विभिन्न विविधताओं वाला एकता वाला देश है। हमारा अगला है क्या है? बंधुता। बंधुता के बारे में हम देखें कि बंधुता क्या है। तो बंधुता में भाईचारा की बात की गई है, यानी कि कहने का तात्पर्य हो गया कि जब तक भाईचारा की बात करती है, भाईचारा, बंधुता की बात, यानी कि भारत माता के एक सपूत होने का सर्वोच्च यानी कि भावना का जो प्रतिष्ठा, यानी कि भारत माता के एक सपूत होने का दावा करती हो, जिसमें जाति, भाषाई, धार्मिक और अन्य प्रकार के विविधताएं जो हैं आड़े ना आए। यानी कि अगर जब भाईचारा की बात हो तो इनमें जाति, धर्म, ये जो क्या है बीच में आड़े ना आए, बीच में टांग आकर के इस ना आए कि अब अगर हम भाईचारे हिंदू और मुस्लिम की बात करें तो इसमें अगर हिंदू मुस्लिम का जो जाति है वो बीच में आए। भाईचारे का मतलब क्या हो गया कि भारत माता के एक सपूत होने का क्या करे? दावा करे। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे क्या? इसके बाद तो हमें जानना है 42वां संविधान संशोधन के बारे में जानेंगे। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा देखें कि प्रस्तावना को इन्होंने क्या कहा था। प्रस्तावना को इन्होंने कहा था परिचय पत्र, यानी कि N.A. पालकीवाला। कौन? N.A. पालकीवाला जो है,
इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था, यानी कि कहा है संविधान का परिचय पत्र किसको कहा गया है, तो प्रस्तावना कहा गया है। और यह कथन किनका है, तो यह कथन किनका है, N.A. पालकीवाला का है। इनके बाद है एक आल्हादी कृष्णा स्वामी अय्यर। आल्हादी कृष्णा स्वामी अय्यर जो है, इन्होंने कहे थे कि दीर्घ सपनों का विचार है प्रस्तावना। क्या है, प्रस्तावना दीर्घ सपनों का विचार है। तो अगर क्वेश्चन बन जाए कि प्रस्तावना दीर्घ सपनों का विचार है, यह कथन किनका है, तो आल्हादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी का है। किनका है, आल्हादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी का है। इसके बाद हम देखेंगे कि बेरुवादी संघवाद और केशवानंद संघवाद। बेरुवादी संघवाद क्या है कि प्रस्तावना को लेकर के कई बार उच्चतम न्यायालय में वाद विवाद के प्रश्न उठते रहे कि प्रस्तावना को संविधान का अंग माना जाए या नहीं माना जाए। इस बात को लेकर के अधिकतर बार वाद विवाद के प्रश्न उठते रहे। तो बेरुवादी संघवाद और केशवानंद संघवाद के बारे में जानेंगे। ये दो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे वाद विवाद हुए थे, लेकिन ये दो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बेरुवादी संघवाद में क्या हुआ था कि बेरुवादी संघवाद में जब यह वाद विवाद उच्चतम न्यायालय में उठा, तो उच्चतम न्यायालय में कहा गया कि प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना जाएगा। तो यहाँ तो संविधान का अंग नहीं माना गया। तो साथ में ये ध्यान दिया कि बेरुवादी संघवाद कब हुआ था, तो 1960 में हुआ था। ठीक है, तो प्रस्तावना को उस समय संविधान का अंग नहीं माना गया। लेकिन जब केशवानंद संघवाद हुआ था, केशवानंद भारतीय केरल बनाम संघवाद हुआ था, कब हुआ था, 1973 में हुआ था। तो इसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा कहा गया था कि इसे प्रस्तावना का अंग माना जाएगा। तो इसमें क्या क्या है कि इसमें उच्चतम न्यायालय में जब इसको प्रस्तावना को संविधान का अंग बताया गया, तो इसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा क्या कहा गया कि इसके प्रस्तावना के मूल ढांचे में, किसके, प्रस्तावना के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। साथ में जो न्यायमूर्ति सीकरी ने कहा था कि संविधान की उद्देशिका का जो विधेयी इतिहास के इसके महत्व है, इसको किसको, प्रस्तावना को उचित ठहराता है, संविधान को उचित ठहराता है। लेकिन इसके मूल ढांचे को जब परिवर्तन न करने का जब आदेश दिया गया, तो साथ ही जब इस तुरंत बाद इसके, ये तो 1973 में हुआ था, इसके तुरंत बाद 1976 में एक संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन। जब यहाँ तो कहा गया कि इसके मूल ढांचे को कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, लेकिन इसके तुरंत बाद 1976 में 42वां संविधान संशोधन होता है। तो 42वां संविधान संशोधन में क्या होता है कि 3 शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है। इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े जाते हैं, जो आपको देखने को मिलते हैं। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, इस सब का देखने को आपको मिलते हैं। जैसे कि राष्ट्र की अखंडता हो गया, समाजवादी हो गया, पंथनिरपेक्ष हो गया। तो आपको कहाँ से मिलते हैं देखने को, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा देखने को मिलते हैं। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन बन के निकल सकता है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था। पहला क्वेश्चन तो 1976 में हुआ था। ठीक है, आप दूसरा क्वेश्चन आपको बन सकता है कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। चाहे तो आपको क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि पंथनिरपेक्ष, समाजवादी शब्द जो है किस संशोधन के द्वारा, ये जो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में कौन सा शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए हैं, तो कौन सा शब्द, तो सामाजिक, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये इस तरह से आपको क्वेश्चन बन के आ सकते हैं एग्जाम में, तो इनको याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे थोड़ा सा कि संविधान की आत्मा, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कही जाती है। लेकिन आपको यहाँ पर अगर जगह आपको लगेगा कि अगर प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो हम तो यहाँ पे देखे थे कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कही जाती है। आप लोग तो यहाँ पे भी कह सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कही जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या कहा था, संविधान अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। अगर क्वेश्चन बन जाए कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था, तो भीमराव अम्बेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा बताए हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन सीधा अगर डायरेक्ट इस तरह से पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है, तो संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाएगा, तो संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसके बाद हम एक बार फिर से एक बार रिवीजन करते चलेंगे। तो नेहरू जी ने उद्देशिका कब पेश की थी, 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देशिका पेश की थी। प्रस्तावना शब्द कहाँ से लिया गया है, तो प्रस्तावना लिया गया है अमेरिका से, और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। हमारा जो है संविधान सभा को स्वीकार कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को स्वीकार किया गया था, और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। ठीक है, इसके बाद प्रस्तावना के बारे में हम देखे थे। प्रस्तावना में 3 स्वरूप हम देखे थे, संविधान के स्रोत, स्वरूप और उद्देश्य। जिसमें संविधान के स्रोत में हम देखे थे कि हम भारत के लोग
भारत के लोक से तत्पर मैंने आपको बताया था कि जनता, जिसमें जनता की शक्ति के बारे में मैंने आपको बताया था कि संविधान की सभा की शक्ति। इसके बाद हम देखे थे स्वरूप में संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। उद्देश्य में हम देखे थे न्याय में क्या देखे थे, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक। इसमें धार्मिक न्याय की बात नहीं की जाती है। क्यों धार्मिक न्याय की बात इसलिए नहीं की जाती है क्योंकि हमारा देश क्या है, पंथ निरपेक्ष राज्य है, धर्म निरपेक्ष राज्य है। इसके बाद आता है स्वतंत्रता, समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की अखंडता और बंधुता। ठीक है। इसके बाद ये जो महत्वपूर्ण जो वाद विवाद बनते हैं, ये भी एक तरह से भी आई हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बेरूवादी संघवाद। तो ये बेरूवादी संघवाद कब हुआ था, 1960 में हुआ था। केशवानंद संघवाद कब हुआ था, तो 1973 में होता है। इनके कभी कभी डेट पूछ ले जाते हैं कि बेरूवादी संघवाद कब हुआ था, या केशवानंद भारतीय केरल बनाम संघवाद कब हुआ था, तो 1973 में, और 1960 में बेरूवादी संघवाद हुआ था। ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा देखेंगे संविधान संशोधन के बारे में। तो केशवानंद संघवाद 1973 में होता है। ठीक इसके तुरंत बाद 1976 में एक संशोधन होता है, कौन सा, 42वां संविधान संशोधन होता है, जिसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े जाते हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े जाते हैं। इसके बाद हम इसको देखेंगे कि इनका क्या कथन है। तो N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र किसको बताया है, प्रस्तावना को बताया है। आल्हादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने प्रस्तावना को क्या कहा है, तो प्रस्तावना को बताया है दीर्घ स्वप्नों का विचार। प्रस्तावना क्या है, दीर्घ स्वप्नों का विचार है, किनके अनुसार, आल्हादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार। फिर प्रस्तावना के आत्मा का मैंने आपको संविधान की आत्मा का बताया है कि संविधान की आत्मा का अगर पूछा जाए, संविधान की कुंजी, तो अगर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बने कि संविधान की आत्मा किसे कही जाती है, तो प्रस्तावना को कही जाती है। और क्वेश्चन इस तरह से बने कि संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है, तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा भीमराव अम्बेडकर ने कहा है, अम्बेडकर जी ने कहा है। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह हम और भी नेक्स्ट वीडियो पर संविधान से रिलेटेड, संविधान के और भी रिलेटेड और चैप्टर लाते रहेंगे। इस चैप्टर को आपको समझने के बाद काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में हल करने में, चाहे तो आप कभी सेट मारेंगे तो उसमें हल करने में काफ़ी आसानी मिलेगी। और इसी तरह से हम और भी संविधान के चैप्टर्स और अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।